नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले आपको बताएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के किस बयान से मच गया है सियासी बवाल। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे नीट पेपर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल फैसले में क्या कहा है। वहीं तीसरे सेगमेंट में बात हिमाचल प्रदेश की, जहां बादल फटने से मची तबाही के बाद अब महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद से ही काफी जोश में नजर आ रहे हैं। वहीं वो संसद से लेकर मीडिया तक एक के बाद एक बयान देकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने अपने खिलाफ ईडी रेड की आशंका जाहिर की है। उनके इस दावे को लेकर जहां एक ओर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी का बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। कभी संसद तो कभी मीडिया के सामने और कभी सोशल नेटवर्क पर वो बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राहुल ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बना रही है। राहुल की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल सी पैदा कर दी है। दरअसल राहुल ने अपने पोस्ट पर लिखा, जाहिर है दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार को घेरा। वहीं राहुल गांधी के ईडी को लेकर दावे के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने राहुल की आशंका को सही ठहराया है। सभी दलों ने राहुल के समर्थन में बयान देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो सरकार उसके खिलाफ साजिश रचती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जैसे बीते लोकसभा चुनाव के बाद सरकार की नींद हराम कर रखी है। यही कारण है कि मोदी सरकार डर की वजह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने पर उतारू हो गई है। ना राहुल गांधी पहले डरा है, ना अब डरा है, ना आगे डरेंगे। और पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे, ना किसी को डराएंगे, ना किसी से डरेंगे। हम देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल उनका शक अगर है तो ये सही हो सकता है, क्योंकि हमारे राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी को 5 महीने तक ईडी बिना सबूत के सिर्फ इसलिए जेल में रखी कि वो एक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री। और आपने देखा होगा कि पूरे एमपी इलेक्शन भर उन्हें जनता से दूर रखा गया। उन्हें भ्रष्टाचारी कहकर उनके इमेज को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता सब समझती है। जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और हमारे रिजल्ट और ज्यादा अच्छे हुए। और अभी विधानसभा चुनाव भी कई स्टेट्स में होना है, हमारे स्टेट में भी। तो इस समय भी कोशिश करेगी भाजपा कि जो लोकप्रिय नेता हैं उनकी छवि को खराब किया जाए और उन्हें परेशान किया जाए, ताकि इलेक्शन में वो सोच रही है कि शायद उनको ज्यादा फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता सब समझती है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। उधर राहुल के बयान के बाद बीजेपी भी आक्रामक मुद्रा में आ गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठाते हुए अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वो पहले से ही जमानत पर हैं। अगर जमानत रद्द हो जाती है तो जाहिर है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा किया। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। देखिए ऑलरेडी वो बेल पे है,
एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए इसके लिए ज़्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज़ है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ईडी छापा मारेगी किसी के यहाँ भी, तो जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग के यहाँ किसी ने छापा नहीं मारा। तो इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, उनको लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो ये तो वो जाने, वो बता सकते हैं। अपने मुंह मियां मिठो, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है, और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहां से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा, या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा, या गाडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना है, ये जिस तरह से रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, उनका जो घर बन रहा है, ये एक अलग डिजास्टर को जो है न्योता दे रहा है। और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया, और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से लोगों ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो बार खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा, वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दे, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। वो स्वागत किसका करते हैं और अपमान किसका करते हैं ये वही जानते हैं। अपमान तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का कर दिया था कि मनमोहन सिंह थे, विधायक लाए थे मनमोहन जी, और उन्होंने सार्वजनिक रूप में उसको फाड़कर न केवल मनमोहन जी का अपमान किया था बल्कि संविधान का भी अपमान कर दिया था। वो आजकल बेचैन है, इतना झूठ बोला है उन्होंने, इतनी अफवाह फैलाई है, इतना भ्रम पैदा किया है कि उनका मन बेचैन होना स्वाभाविक है। 4 दिन तक वो अपने वायनाड में नहीं पहुंच पाए, जहां की जनता ने उनको चुना था 2 बार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे वो अपनी जान पर खेलकर 4 दिन वहां पर अभी तक लगे हुए हैं। उनका कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी नहीं पहुंची। अब जब पहुंचे हैं तो उनको बेचैनी आना स्वाभाविक है। उन्होंने जो झूठ बोले थे, जो विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई थी, वो पापग्रस्त हैं, और बेचैनी के कारण उनको रात को नींद नहीं आती। अब आप समझो, रात को 2 बजे इतना महत्वपूर्ण ट्वीट नहीं था, इसका मतलब है रात को उनको नींद नहीं आ रही है, और नींद न आने के कारण उनका झूठ है, उनका भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाना है, वो पापग्रस्त हैं। इसलिए रात को जाग कर जो मन में आता है वही ट्वीट कर देते। राहुल जी की किसी बात को अब पब्लिक, जनता गंभीरता से नहीं लेती। कहने के चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है। और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? भाई ईडी से मारेगी, उसमें डर किस बात का है? अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने किया दावा। दरअसल 29 जुलाई को राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। राहुल ने कमल के प्रतीक को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है। राहुल गांधी ने कहा था कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया और मार दिया। मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि चक्रव्यूह को पद्म व्यूह के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि कमल का आकार। राहुल ने आरोप लगाया कि आज भी पीएम मोदी, अमित शाह समेत 6 लोगों ने 21वीं सदी में भी
किसान, मजदूर, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा है। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। नीट पेपर लीक को लेकर आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया। फैसले में अब ये तो साफ हो गया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही लाखों छात्रों का इंतजार भी खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर अपने फैसले में कहा है कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, इसलिए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट का निष्कर्ष है नीट पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम फैसला। पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा देने वाली नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर से नीट की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी क्योंकि पेपर लीक सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को जमकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजी पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, छात्रों की बेहतरी के लिए पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं है। नीट यूजी 24 में सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ था, लीक केवल पटना और हजारीबाग में ही हुआ। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित रहा। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिला दिया है। एनटीए को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमने सरकार की ओर से नियुक्त कमेटी के काम का दायरा तय किया है, इसके दायरे में ये चीजें होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तय किए मापदंड। परीक्षा की सुरक्षा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करना, परीक्षा केंद्र के अलॉट करने की प्रक्रिया की समीक्षा, परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी मॉनिटरिंग, पेपर में गड़बड़ी नहीं हो ये सुनिश्चित करना, शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करना। पहला शॉर्ट ऑर्डर पास करा था जिसमें उन्होंने दोबारा एग्जाम की संभावनाओं को रिजेक्ट कर दिया था और आज डिटेल जजमेंट आया है। इस डिटेल जजमेंट ने कोर्ट ने एनटीए की फंक्शनिंग के ऊपर जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको, उन डिफिशिएंसीज को शॉर्टलिस्ट करके भारत सरकार और एनटीए को डायरेक्शन दी है कि उन शॉर्टकमिंग्स को जल्दी से जल्द पूरा करके, और कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि ये सारी शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो इसी साल पूरी हो जानी चाहिए ताकि अगले साल की परीक्षाओं में इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो पाए। क्योंकि कोर्ट ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो था वो डिस्प्यूट हो गया, या बच्चों की आइडेंटिटी के ऊपर डिस्प्यूट हो गया, सेंटर्स को लेके डिस्प्यूट हो गया, पेपर का जो एनटीए का था कि हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है, सीसीटीवी सर्विजिलेंस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोर्ट ने पॉइंट आउट करा और कोर्ट ने कहा कि जो भी शॉर्टकमिंग्स है कोर्ट ने खुद उन कमियों को जो कि पिटीशन के दौरान आई हैं उन सबको शॉर्टलिस्ट करके कोर्ट ने भारत सरकार और भारत सरकार और एनटीए को डायरेक्शन इशू करा है। और साथ साथ कोर्ट ने एक जो भारत सरकार की हाई पावर कमेटी है उससे भी रिक्वेस्ट करी है कि वो भी एक प्रॉपर एसओपी बनाए ताकि ये परीक्षा भविष्य में जो है वो स्मूथली जो है वो हो सके। जितने भी पिटिशनर थे, कोर्ट ने सबसे पहला जो एक आदेश जो मीडिया के द्वारा था, जो एक ओरल डायरेक्शन ऑर्डर था जिसमें था कि अगर 0.1% भी कमी मिलेगी तो हम दोबारा एग्जाम कराने से नहीं हिचकेंगे जो है। लेकिन बाद में फिर कोर्ट ने हमारे से अगला पूछा कि भाई पेपर लीक हुआ कि नहीं है, तो हमने वो डिमॉन्स्ट्रेट करा कि पेपर लीक हुआ है। कोर्ट का तीसरा सवाल था कि अगर लीक हुआ है तो वो किस तरीके से वो स्प्रेड हुआ है, क्या मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का है, तो ये भी प्रूव हो गया कि पेपर लीक में मोबाइल और सोशल मीडिया का भी है। तो पेपर भी लीक हुआ, मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी लीक हुआ, और आज के जजमेंट से अगर हम देखें तो जो सिस्टमेटिक फेलियर की हमने बात करी कि किस तरीके से पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन में, छात्रों के सिलेक्शन में, सेंटर के सिलेक्शंस में और हर लेवल पे जो कमियां रही हैं वो सारी पॉइंट आउट हमने करी हैं और कोर्ट ने उसको माना है। तो हमने हर काउंट पे अपनी पिटीशंस में जो पिटिशनर्स हैं, हर काउंट ने जो है वो सारी शॉर्टकमिंग्स कोर्ट के आगे बताई हैं। अब कोर्ट हमारी बातों से कन्विंस होने के बावजूद भी कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला नहीं दिया है। अब हम इसमें जो है रिव्यू का ऑप्शन भी देख रहे हैं। डिटेल जजमेंट पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इसमें अगर कोई रिव्यू पिटीशन बनती है तो उसका रिव्यू का ऑप्शन भी हमारे पास है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की है। आज जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है जिसमें काफ़ी चीज़ इरेगुलरिटीज़ जो हमने पॉइंट आउट की थी
उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है और जो कमेटी फॉर्म की है गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी डायरेक्शंस दिए हैं कि जैसे पेपर लीक मामले में आपको क्या क्या करना है, कैसे आप इस चीज़ की रोकथाम कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी डायरेक्शंस जैसे पेपर आपका ट्रैवलिंग हुआ, पेपर का कैसे ट्रैवल कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, जहां इंपर्सोनेशन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें नोट इनका एक अच्छे से विस्तार में इनका एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस आज ले डाउन की है। और कमेटी जो फॉर्म हुई है उनको थोड़ा सा वक्त और दिया गया है ताकि वो जो भी पॉइंट्स हैं जजमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करेंगे और साथ ही साथ एक रिपोर्ट हमारे कोर्ट के पास भी आएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के नीट यूजी परीक्षा पर दिए फैसले को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सत्य की जीत बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा, सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह के व्यवस्थागत उल्लंघन न होने और पुनः परीक्षा आयोजित न कराने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने हमारी सरकार के स्टैंड को विंडिकेट किया है। भारत सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और जीरो एरर परीक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जाने वाली सिफारिशें आते ही जल्द से जल्द लागू करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीट यूजी परीक्षा पर न्याय संगत फैसला इस विषय पर लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को भी पूरी तरह से खारिज करता है। लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने और उन्हें न्याय देने के लिए हम सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और निर्देशों को अक्षरशः लागू करेंगे। वहीं नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार और विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। जहां सरकार पेपर लीक पर अदालत के फैसले को विपक्ष को जवाब बता रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पेपर लीक में गड़बड़ी की गई है। There have been a number of areas that complaints have come from. This has all been in the public media. I'm not telling you something that you don't know. And there have been some strange cases, like a topper in Gujarat, I believe, who could not even pass her school examinations but somehow topped in the NEET. There is something very strange about the situation. It definitely needs to be addressed. Now there is a new complication with the NEET PG because a majority of the students from my state of Kerala have been given centres not only not in Kerala, not even in a neighbouring state, they're being sent off to Andhra and Telangana. And there are students who are going to have to go through an enormous amount of distress, enormous amount of expense, risk, hassle to travel, and they can't get tickets on trains at this notice. How can this country conduct examinations so badly? I have just seen Minister Nadda along with a delegation of Kerala MPs. The matter is very serious. The entire way in which this whole NEET system is being conducted, whether it's NEET PG, whether it's NEET UG, they really need to rethink it and find a better, more efficient and certainly more humane way, because our young people's aspirations, hopes and prayers are being put at risk in this way. जहाँ तक भी सीमित हो, गड़बड़ी तो है, ये तो आ गया कि गड़बड़ी है इसमें। तो जब गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को इस तरह के ही तो आरोप विपक्ष लगा रहा कि साहब जो इम्तिहान हो रहे हैं भर्ती के लिए या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है। अब वो कहाँ तक सीमित, क्या वो अलग चीज है, गड़बड़ी तो मान ली ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी को लेकर कि सिस्टमैटिक लीक नहीं है, सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित है। देखिए, सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। I welcome the observations of the Supreme Court regarding the extent of paper leak that has taken place in the NEET examination. The government has all along said that the question paper leak was limited to one or two places, and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination. Despite this, in a very mischievous and irresponsible manner, Rahul Gandhi and the opposition kept demanding for a re-examination for all the 23 lakh people, students in the country. The Supreme Court has very clearly said that there is no mass scale discrepancy.
I welcome this judgment of the Supreme Court. The Education Ministry, under the leadership of Dharmendra Pradhan ji, has been taking various corrective measures, not just in the short term but also to fix this issue in the long term, so that there is no repeat of such discrepancies even in a limited fashion. I am sure that once these reforms will be put in place, the NTA and the NEET examination will be one of the most robust, transparent and foolproof examination organizations in the whole world. दरअसल 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर साफ होता है कि परीक्षा की शुचिता भंग नहीं हुई है, इसलिए दोबारा परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने की याचिका खारिज कर दी गई। स्पेशल रिपोर्ट NB न्यूज। और केरल के वायनाड के बाद हिमाचल प्रदेश में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है। हिमाचल में बादल फटने के साथ ही मौत का सैलाब आया। शिमला, मंडी और कुल्लू तीनों जगहों पर बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में अब तक 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम के लिए मौके पर पहुंचना भी बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में अब भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। हिमाचल में भारी तबाही। देश इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। एक ओर केरल के वायनाड में आए भूस्खलन में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद जिस तरह से भूस्खलन हुआ है उसने सभी को डराकर रख दिया है। भारी बारिश और उसकी वजह से आ रही आपदाओं ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। प्रदेश में बादल फटने की 2 घटनाओं से 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 52 लोग लापता हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के कारण कई मकान बह गए और सड़कें तथा 2 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। NDRF के सहायक कमांडेंट करम सिंह ने बताया, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर बादल फटा था। लगभग 40-42 लोगों के लापता होने की आशंका है। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे, और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है जी। हाँ, यहाँ पर NDRF की टीम 2 NDRF की टीम है जिसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है, और साथ ही साथ अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी भी है यहाँ पर साथ में, और CISF, ITBP और सिविल पुलिस, और साथ में SDRF और अदर वॉलंटियर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर अनुमानित है हमारे जो NDRF के रेस्क्यूअर्स हैं उस वाले पैच में वहाँ पर एक मकान्स वगैरह हैं जहाँ पर मतलब कि अनुमानित है वहाँ पर कुछ स्ट्रक्ट हो सकते हैं विक्टिम बॉडीज वगैरह वहाँ रिकवर होने के चांसेस हैं, तो इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर अप्रोच बनाई जा रही है। दूसरा सर्चिंग, यहाँ पर भी सर्चिंग की गई है और लोअर साइड में भी वहाँ पर भी सर्चिंग कंटिन्यूसली, इवन अदर टीमें भी आगे भी लगी हुई हैं NDRF की, और अदर SDRF, अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई है। CM सुक्खू पहुंचे रामपुर। वहीं रामपुर में बादल फटने की घटना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एक दिन में 51 के करीब लोगों के इस मलबे में दबे होने का अनुमान था। अभी तक 400 बरामद किए गए हैं। 49 में 33 और 36 लोग इस रेंज में आते हैं। मुझे लगता है कि अब उनकी उम्मीद बहुत कम है। भगवान का शुक्र होगा या भाग्य का कोई शुक्र होगा कि कहीं वो हमें जीवित मिल जाए, और डेड बॉडी मिलने की जो संभावना बहुत ज़्यादा पानी है, उम्मीद कम लगती है। जो मिसिंग लोग हैं उनकी मिलने की उम्मीद भी बहुत कम लगती है। जो स्कूल भी था यहाँ पर, बच्चों का स्कूल था, और दुख इस बात का कि तकरीबन 7-8 बच्चे, तकरीबन 7-8 बच्चे
हम सबको छोड़कर चले गए। हमारे बच्चे थे, उन्होंने अपनी जीवन देखा भी नहीं था और छोटी उम्र में हमको छोड़कर चले गए। और हमारी बहनें माताएं जो 16-17 के करीब हम लोगों को छोड़कर चली गई, ये बड़े दुख की बात है। जिन परिवारों के लोग बचे और जिनके घर पूरी तरह नष्ट हो गए, उनके लिए अभी मैंने कुछ घोषणा की। क्या घोषणा है, कैसे उनको रिलीफ दिया जाएगा? अभी मैंने कहा कि एकदम जहां भी किराए का मकान मिलता है गांव में 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवा देगी। मतलब आज ही रात से उनको 5,000 रुपया घर का उपलब्ध करवा देगी। तो सरकार वहन करेगी? नहीं, सारा किराया 3 महीने तक, जब तक हम उनको आपदा राहत ये बरसात खत्म नहीं हो जाती, हम देंगे। मलाड़ा प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान। वहीं कुल्लू के एडीएम अश्विनी कुमार ने मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट की टनल से लोगों के बचाव अभियान पर कहा, कल भारी बारिश के कारण मलाड़ा प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ। उनके 35 कर्मचारी वहां फंस गए थे। कल एनडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव अभियान शाम तक जारी रहा। आज भी हमने राहत और बचाव अभियान चलाया। हर साल यहाँ ऐसी आपदा आती है। उधर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हर साल हिमाचल में ऐसी आपदा आती है, यह दुखद है। प्रधानमंत्री ने खुद स्थिति का ब्यौरा लिया है और आश्वासन दिया है। ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियाँ आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल ज़मीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज़ का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूँगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। मैम, कई सबसे ज़्यादा नुकसान आपके लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने भी कई सारे मंत्रियों से भी मिलेंगे और कई सारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिलकर बात करेंगे। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो लगभग 70% मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आ जाता है। तो हिमाचल का जो जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है वो मंडी लगभग 70% उसको कवर करती है। तो नुकसान खैर सारी जगह पे हुआ है, पर वो मंडी क्षेत्र में अधिकतर आता है। तो लगभग 1,500 किलोमीटर का एरिया है, तो ऐसा तो नहीं कि हम एक साथ में कवर कर सकते हैं उसको। बहुत दूर दूर है सारे क्षेत्र, तो जितना हो सकता है उतना अब करेंगे और जैसे जैसे स्थिति बनेगी वैसे वैसे कवर करेंगे। केंद्र ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। बता दें, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और राज्य में बादल फटने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। शाह ने इस स्थिति में मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस मामले पर आपात बैठक करने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि आपदा निगरानी के लिए राज्य में 13 स्थानों पर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने तथा अस्थायी पुल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।